हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 31 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में 30 तक डिस्कस कर चुके थे। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स accompanying the formation of xenon and strontium from the absorption of a slow neutron by uranium-235 followed by nuclear fission is। तो यूरेनियम 235 के द्वारा न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होता है और न्यूक्लियर फिजन होता है तो जेनॉन और स्ट्रोंटियम फॉर्म होता है। तो कितना न्यूट्रॉन बनेगा साथ में ये आपको बताना है। तो यूरेनियम 235 92 प्लस न्यूट्रॉन 10, इससे बनता है जेनॉन 54 139 प्लस स्ट्रोंटियम 38 और 94 और साथ में एक्स न्यूट्रॉन बनेगा 01। तो अब जो है चार्ज और मास बैलेंस कर दीजिए। तो 92 प्लस 0 इक्वल टू 54 प्लस 38 प्लस एक्स इंटू 0। यहाँ से एक्स का वैल्यू पता नहीं चल पाएगा, मास बैलेंस करना पड़ेगा। 235 प्लस 1 236 इक्वल टू 139 प्लस 94 प्लस एक न्यूट्रॉन का मास होता 1, एक्स न्यूट्रॉन इमिट हो रहा है तो एक्स इंटू 1, एक्स इंटू 1। तो 139 प्लस 94 233 प्लस एक्स इक्वल टू 236। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आता है 3। मतलब इस रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन फॉर्म होगा। तो यहाँ +3 न्यूट्रॉन 10। ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन ए पीएक्स ऑर्बिटल इज। तो आपको बताना है पीएक्स ऑर्बिटल में कितना नोडल प्लेन होगा। नोडल प्लेन मतलब प्लेन है तो ये आपका एंगुलर नोड कहलाएगा, क्योंकि रेडियल नोड तो स्फेरिकल नोड होता है, स्फेरिकल आपका रेडियल कहलाएगा और एंगुलर नोड या नॉन स्फेरिकल नोड। तो आपको बताना है कि पीएक्स ऑर्बिटल में टोटल कितना एंगुलर नोड होता है। एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एंगुलर नोड इक्वल टू एल, और पी के कॉरस्पॉन्डिंग एल का वैल्यू होता है 1। मतलब पीएक्स में नंबर ऑफ एंगुलर नोड का वैल्यू होगा 1। तो पीएक्स ऑर्बिटल में कितना नोडल प्लेन होगा? एक नोडल प्लेन होगा पीएक्स ऑर्बिटल में। ऑप्शन ए। इसी में अगर नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड पूछता तो उसमें कौन सा पी ऑर्बिटल है ये बताना पड़ता है, 2px है या 3px है या 4px है, क्योंकि स्फेरिकल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1। तो l तो 1 होगा, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 तो n माइनस 2 नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड होगा p ऑर्बिटल के लिए। अब 2p है तो 2 माइनस 2, 2px में 0 स्फेरिकल नोड होगा, 3px में 3 माइनस 2 1 स्फेरिकल नोड, 4px में 2 स्फेरिकल नोड, इस तरह से। तो उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बताना पड़ता है, तब जाके आप स्फेरिकल नोड फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ px तो हर एक p ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, तो नोडल प्लेन एक ही रहेगा, कोई भी p ऑर्बिटल रहे, px रहे 3px रहे 4px रहे कुछ भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 दिस रिप्रेजेंट इट्स। तो अगर आपको क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ध्यान हो तो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। तो ये क्रोमियम का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें 4s2 3d4 नहीं होता है, क्योंकि 3d5 4s1 का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है 4s2 3d4 से, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड होने के कारण। तो ये जो है ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 33 का बी। अब अगर आप ऑप्शन देखें तो आप सोच सकते हैं कि मैंगनीज 1 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो यही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि
मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो एक इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से निकलेगा, तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा मैंगनीज 1 प्लस का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5, वही तो है। तो आप बोल सकते हैं Mn प्लस का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा, मतलब ये जो है कैटायनिक फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर आपको एक्चुअली में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान हो तो ये +2 से +7 तक वेरी करता है, +2, +3, +4, +5, +6, +7। मैंगनीज +1 में होता ही नहीं है, मतलब इससे एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, जब भी निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये कैटायनिक फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता है। थ्योरेटिकली तो आप ऐसा सोच सकते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा होता ही नहीं है, तो कैटायनिक फॉर्म नहीं होगा। ये जो है क्रोमियम का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस रिप्रेजेंट्स इट्स ग्राउंड स्टेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ ए गोल्फ बॉल वेजिंग 200 ग्राम एंड मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर आवर इज ऑफ द ऑर्डर। तो गोल्फ बॉल का मास दिया हुआ है 200 ग्राम, मतलब 200 डिवाइड बाई 1000 इतना केजी, 1/5 केजी मास है गोल्फ बॉल का, और वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, तो 1 आवर में 5 मीटर ट्रेवल करता है। 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड, तो 3600 सेकेंड में 5 मीटर ट्रेवल करता है, तो 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा 5 डिवाइडेड बाई 3600, तो 1 सेकेंड में इतना मीटर ट्रेवल करेगा, तो वेलोसिटी हो गया 5 डिवाइडेड बाई 3600 इतना मीटर पर सेकेंड। हर एक सेकेंड के करस्पॉन्डिंग 5/3600 मीटर गोल्फ बॉल जो है ट्रेवल करेगा। वेलोसिटी पता चल गया, मास पता चल गया, तो वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ इसके साथ जो एसोसिएटेड होगा उसको आप h/mv से कैलकुलेट कर सकते हैं। h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, h का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन मास 1/5 kg इंटू वेलोसिटी 5/3600, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 36 भी ऊपर चला जाएगा, 3600 इंटू 6.6 इंटू 10⁻34, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लगभग 23,000 के अराउंड आएगा। 6 इंटू 4 24 हो जाता है, यहाँ 6.6 है और ये 4000 से थोड़ा कम हो गया, तो 23,000 के आसपास ये आता है इंटू 10⁻34। इसको आप लिख सकते हैं 2.3 इंटू 10⁻30। तो वेवलेंथ जो है इतना मीटर के आसपास आ रहा है, मतलब 10⁻30 मीटर के ऑर्डर में आ रहा है आपका वेवलेंथ। ऑप्शन सी आंसर होगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए आपका आंसर में दिया हुआ है, ये गलत है। 10⁻10 मीटर नहीं होगा, ये तो नैनोमीटर के टर्म में आ गया, जबकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का वेवलेंथ नैनोमीटर में आता है। ये सब बॉल वगैरह या कोई भी मास जिसका 1 kg है, इसका वेवलेंथ जो है बहुत ही कम आता है, इतना कम आता है कि इसके वेव नेचर को नेग्लेक्ट किया जा सके, बहुत ही कम है 10⁻30 मीटर, तो इसके वेव नेचर को नेग्लेक्ट किया जाता है गोल्फ बॉल के। अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल रहेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इसका मास इतना कम होता है कि जब मास से डिवाइड करते हैं तो वेवलेंथ जो है नैनोमीटर के रेंज में आता है, तो इसके वेव नेचर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट वेवलेंथ है इसीलिए, तो इसका आंसर सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटम नंबर +12 एंड -12 फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है +12 और -12, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्चुअली में जिस तरह से अर्थ जो है अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी स्पिन करता है अराउंड इट्स एक्सिस,
या तो क्लॉकवाइज स्पिन करता है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। तो जिस भी इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ होता है वो क्लॉकवाइज स्पिन करता है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, और जिसका माइनस हाफ रहता है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। तो प्लस हाफ वाला क्लॉकवाइज और माइनस हाफ वाला एंटी क्लॉकवाइज, तो यही सही है। बी ऑप्शन उल्टा है। बी ऑप्शन बोल रहा है कि प्लस हाफ वाला एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन करता है, ये गलत है। प्लस हाफ वाला क्लॉकवाइज में रोटेशन करता है और माइनस हाफ वाला एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। लेकिन अगर आप आंसर देखिएगा तो आंसर में ऑप्शन डी है, जबकि ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप है। तो ऑफिशियल आंसर तो पता नहीं है कि आईआईटी के द्वारा कौन सा ऑप्शन दिया गया था। सिंगल ऑप्शन है तो कोई एक ही ऑप्शन दिया गया होगा या फिर इसको बोनस किया होगा, क्योंकि इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों करेक्ट है। ऑप्शन डी जो है ये एक्चुअली में स्टेटमेंट होता है, दीज टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स व्हिच है नो क्लासिकल अनालॉग। तो ये भी सही है, टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स व्हिच है नो क्लासिकल अनालॉग। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है, ऑप्शन ए भी करेक्ट है। अब कौन सा ऑप्शन दिया गया था या बोनस दिया गया था क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की तो पता नहीं है। बुक में ऑप्शन डी आंसर दिया हुआ था, लेकिन ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ये हम कंफर्म है। तो ये ध्यान रखिए कि इसका आंसर ए और डी दोनों पॉसिबल है। सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप था, तो ऑफिशियल आंसर क्या है इसके बारे में हमको कुछ आइडिया नहीं है। 2001 का प्रीवियस ईयर पेपर भी नेट पे उपलब्ध नहीं है कि ऑफिशियल आंसर की वगैरह हम देख सकें। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, इफ I is the intensity of absorbed light and C is the concentration of AB for the photochemical process, AB plus light से AB स्टार बनता है, the rate of formation of AB स्टार is directly proportional to। तो फोटोकेमिकल प्रोसेस जो होता है इसका रेट इंटेंसिटी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड पे डिपेंड करता है। द रेट ऑफ फोटोकेमिकल प्रोसेस वेरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ए बी स्टार का फॉर्मेशन जो है सिर्फ इंटेंसिटी पे ही डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए बी पे डिपेंड नहीं करेगा। ऑप्शन बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। इसके बाद 37 रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट which established the nuclear model of the atom used a beam of alpha particles। तो अल्फा पार्टिकल्स किस ऑप्शन में है? बीटा पार्टिकल नहीं होगा, गामा रे भी नहीं होगा। हीलियम एटम्स, हीलियम न्यूक्लियाई। तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ एटम है, यहाँ न्यूक्लियाई है। अल्फा पार्टिकल्स आपका हीलियम न्यूक्लियस होता है, हीलियम का न्यूक्लियाई होता है, क्योंकि हीलियम 2 प्लस होता है अल्फा पार्टिकल्स, मतलब इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इसलिए इसको हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो बीम ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई यूज करते हैं विच इम्पिंज्ड ऑन ए मेटल फॉइल एंड गोट स्केटर्ड। तो अल्फा पार्टिकल्स को मेटल फॉइल पे स्केटरिंग करवाते हैं, गोल्ड फॉइल पे। इसके बाद नेक्स्ट है, इफ द नाइट्रोजन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s7 it would have energy lower than that of the normal ground state configuration 1s2 2s2 2p3 because the electrons should be closer to the nucleus, yet 1s7 is not absorbed because it violates। तो बोल रहा है कि अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s7 हो तो नाइट्रोजन एटम ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू जो इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। तो इससे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर भी 1s7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहता नाइट्रोजन का। क्यों? ये किस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है? तो ये जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायोलेट कर रहा है, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। यहाँ एक ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए हैं, तो ये जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायोलेट करता है, ऑप्शन सी। इसके बाद 39 क्वेश्चन है, सोडियम 23 इज द मोर स्टेबल आइसोटोप ऑफ सोडियम, फाइंड आउट द प्रोसेस बाय विच 1124 Na कैन अंडरगो
रेडियो एक्टिव डीके। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसमें स्टेबल आइसोटोप में प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 23 है, तो न्यूट्रॉन है 12। तो n अपॉन पी रेशियो हो जाएगा 12/11। और जो आइसोटोप दिया हुआ है इसमें प्रोटॉन तो 11 ही है लेकिन न्यूट्रॉन है 13, तो n अपॉन पी रेशियो होगा 13/11। तो n अपॉन पी रेशियो ग्रेटर देन स्टेबल वैल्यू है। स्टेबिलिटी जोन में n अपॉन पी रेशियो है 12/11, तो n अपॉन पी रेशियो ज्यादा है स्टेबल जोन से। तो इस केस में बीटा निगेटिव इमिशन होगा, मतलब E-10 बीटा इमिशन होगा। बीटा प्लस मतलब पॉजिट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन, अल्फा इमिशन, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो अल्फा इमिशन तो नहीं होगा, बीटा इमिशन होगा। और अगर n अपॉन पी वैल्यू लेस देन स्टेबल जोन रहता तो उस केस में पॉजिट्रॉन इमिशन होता है, बीटा प्लस इमिशन, या फिर कभी कभी के इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी हो जाता है, लेकिन ये रेयरली होता है। मतलब पॉजिट्रॉन इमिशन होता तो उस केस में या तो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर दिया हुआ रहता है या बीटा प्लस इमिशन रहता, क्योंकि रेयरली ही होता है लेकिन हो तो जाता है। अब दोनों ऑप्शन में है तो कैसे मारेंगे? हो सकता है बीटा इमिशन हो रहा हो पॉजिट्रॉन वाला, या फिर के इलेक्ट्रॉन कैप्चर ही हो जा रहा हो, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर रहेगा तो बीटा इमिशन नहीं रहेगा। अगर बीटा प्लस पॉजिट्रॉन इमिशन लिखा है तो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर ऑप्शन में नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक ही होगा उस केस में। अगर n अपॉन पी वैल्यू लेस देन स्टेबल जोन आता तब। यहाँ पे तो ग्रेटर देन आ रहा है तो हमको इन दोनों से मतलब ही नहीं है, तो बीटा इमिशन होगा E-10। अब जो है अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 40 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।